हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे सीएसएमयू यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फोर्थ सेमेस्टर 2026 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कल हमारी पहली क्लास हुई है और आज ये सेकंड क्लास होगी। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। आज की क्लास में 31 to 50 क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन के साथ में आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चंस कवर होंगे और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो परीक्षा आपकी मई 2025 में हुई थी, वही क्वेश्चंस ये हम लोग कवर कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम लोग साथ में समझते चलेंगे। एक से बढ़कर एक पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं और क्वेश्चन हमारा 31 है। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन क्या कहता है। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1904 में, 1902 में, 1901 में या फिर 1903 में? किस वर्ष लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई थी? मैं आपको बता दूं, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1904 में। अगर डेट पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, 11 मार्च 1904। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जो शिक्षा नीति, जो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो किस रूप में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, एज अ गवर्नमेंट रिजोल्यूशन इसका प्रकाशन हुआ था। सरकारी प्रस्ताव के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था। सरकारी प्रस्ताव के रूप में इस शिक्षा नीति को प्रकाशित किया गया था। और ये नीति 1901 में शिमला में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित हुए उन पर आधारित थी। ठीक है, और इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना और एजुकेशन के लेवल में इंप्रूवमेंट करना था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन फर्स्ट यहां पे हमारा राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। शिक्षा नीति 1904 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव सही है? जो सही है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर किंडरगार्टन पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा के गिरते हुए स्तर को इंप्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए किंडरगार्टन जैसी जो मॉडर्न और जो साइंटिफिक टीचिंग मेथड्स थी उनके प्रयोग पर जोर दिया कि इनका प्रयोग होना चाहिए ताकि बच्चों का जो रीजनिंग लेवल है वो डेवलप हो सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसका सुझाव दिया था। और प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्षों का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, यानी कि इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात की थी। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग को अनिवार्य माना गया। इसके लिए जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स थे उनकी स्थापना का भी सुझाव दिया गया और ट्रेनिंग का जो टाइम था वो कम से कम 2 वर्ष होना चाहिए। 2 वर्षों का प्रशिक्षण टीचर्स को देना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया। प्रांतीय सरकारों को प्राथमिक शिक्षा पर हुए खर्च का 50% वहन करना चाहिए। नीति में यह भी घोषणा की गई थी कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार सरकार का मुख्य कर्तव्य है कि भाई जो प्राथमिक शिक्षा है उसको और बड़े लेवल पे ले जाया जाए, उसका विस्तार किया जाए। इसके लिए प्रांतीय सरकारों को केंद्र से बड़ी मात्रा में अनुदान भी दिए गए थे और उसके साथ ही जो स्थानीय निकाय थे उनको दी जाने वाली सहायता राशि को कुल खर्च के 1/3 से बढ़ा करके 50% कर दिया गया था। सर, कितना? 50% करने का निर्देश दिया गया था। सारे ही पॉइंट्स हमारे यहाँ पे सही हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? चलिए समझते हैं। लॉर्ड कर्जन ने की थी, थॉमस रो ने की थी, लॉर्ड रिटन ने की थी या फिर लुइस ने की थी? इसका आंसर कई जगह लॉर्ड लिटन भी मिल जाएगा, लेकिन यह गलत है। केंद्रीय शिक्षा की विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। सर, किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। शायद यहाँ पे, हाँ देखिए मैंने दिया हुआ है, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना। देखिए, वुड की शिक्षा नीति से सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। कर्जन ने इस नीति को और भी व्यवस्थित करते हुए केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की। किसने की सर? कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन के पद का भी सृजन किया गया था। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। देखिए, अगर पुरातत्व विभाग की स्थापना पूछ ले कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की, तो वो भी लॉर्ड कर्जन ने ही की थी। समझिए कैसे।
लॉर्ड कर्जन ने भारत की ऐतिहासिक धरोहर को देखा और ये अनुभव किया कि ये धरोहर बिना देखभाल के नष्ट होती जा रही है। अतः उन्होंने इन इमारतों और स्मारकों के संरक्षण के लिए पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया था। क्यों पारित किया था? क्योंकि जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें थी, जो स्मारक थे, उनका संरक्षण करने के लिए पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, इसी के फलस्वरूप पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। इससे ही ऐतिहासिक धरोहर की देखभाल और अनेक ऐतिहासिक खोज हुई। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम था क्यों पारित हुआ? तो ऐतिहासिक इमारत और स्मारकों के संरक्षण के लिए इसको पारित किया गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए। ये तो बात हो गई कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की। एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नूरुल्लाह और नायक ने लिखा है, जो कार्य कर्जन ने 7 वर्ष में किए उनको करने में किसी अन्य मनुष्य को निश्चित रूप से दुगने या तिगुने समय की आवश्यकता पड़ती। यह स्टेटमेंट किसका है? नूरुल्लाह और नायक ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? लॉर्ड कर्जन के लिए लिखा है। बहुत बढ़िया, लॉर्ड कर्जन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अगला देखिए, वही जो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, इसीलिए हमने यहाँ पे दिया क्योंकि ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, जो कि आपके सामने आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में पारित हुआ। क्यों लाया गया इसको? क्योंकि जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें थी उनका संरक्षण करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने देखा कि जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं वो बिना देखभाल के धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं, इसलिए उन्होंने पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया था। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, भारत में पहला केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित हुआ था? पूसा में, पंतनगर में, कानपुर या फिर कुमारगंज? कहाँ हुआ था भाई, बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि ये हुआ था हमारा पूसा में। कहाँ हुआ था? पूसा में। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो भारत में पहले कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1 अप्रैल कब हुई थी सर? 1 अप्रैल 1905 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में पहले कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1 अप्रैल 1905 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा में की गई थी। इसकी अगर संस्थापक की बात करें कि कौन इसके संस्थापक थे, तो इस संस्थान की आधारशिला उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने ही रखी थी। ठीक है, जिनके बारे में अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी क्लासेस, ऐसी वीडियोस, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 कितने दिन तक चला था भाई, बताइए। देखिए, 5 दिन चला था, 4 दिन चला था, 15 दिन या फिर 11 दिन चला था। मैं आपको बता दूं, यह 15 दिन चला था। कई जगह 16 कई जगह आपको 16 दिन भी मिल जाएगा, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन 15 दिन ही है। ठीक है, 2 सितंबर 1901 को शिमला में यह सम्मेलन हुआ था, जो 15 दिनों तक चला था। और ये भी सम्मेलन जो था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन से कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। तो इसकी अध्यक्षता भी लॉर्ड कर्जन ने ही की थी। मैं आपको बता दूं कि इस सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? इस सम्मेलन में 150 के, हाँ ऐसे लिखा जाएगा भाई, इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा तक की जितने भी प्रॉब्लम्स थी उन पर ये आधारित थे प्रस्ताव। ठीक है, यही प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का आधार भी बने थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, 1906 में किस भारतीय राज्य ने 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी? किस राज्य ने? मैसूर, बड़ौदा, सतारा या फिर रामपुर? किस राज्य ने किया था? तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता से पहले भारत में बड़ौदा पहली रियासत थी जिसने अपने पूरे स्टेट में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की थी। अगर आपसे इसके प्रवर्तक पूछ ले तो इसके जो प्रवर्तक थे उसका नाम महाराजा
सयाजी, देखिए इसका नाम है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, ये तीसरे थे, ठीक है, तीसरे महाराज थे, तीसरे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, ठीक है। इन्होंने वर्ष 1906 में ये ऐतिहासिक कानून पारित किया था, ठीक है। ओके, ये जो बड़ौदा रियासत है वर्तमान गुजरात का क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे बढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया था भाई, बताइएगा। 1904 में, 1905 में, 1903 या फिर 1902? तो ये आपका पारित हुआ था 1905 में। सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाइए। कहता है राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता के प्रथम प्राचार्य कौन थे? टैगोर जी, अरविंद, तिलक या फिर लाला लाजपत राय। राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता, जिसे बंगाल नेशनल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, अरविंद घोष को 1906 में इस कॉलेज का प्रथम प्राचार्य नियुक्त किया गया था। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1906 को स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के द्वारा की गई थी। और ये जो संस्थान था, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त होकर के भारतीय युवाओं को राष्ट्रीयता और स्वदेशी मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करना था। यह भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहां पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की बात करेंगे यहां से हम लोग। देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? 14 सितंबर 1917, 18 सितंबर 1917, 14 अक्टूबर 1917 या फिर 18 अक्टूबर? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी सर 14 सितंबर 1917 को। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझिए, यहाँ पे देखिएगा। चलिए, 14 सितंबर सन 1917 को लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई कब? 14 सितंबर 1917 को। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में। इस आयोग के अध्यक्ष थे सैडलर, इसीलिए इस आयोग को सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। चाहे इसको सैडलर आयोग कह दो, चाहे इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कह दो, एक ही बात है। ओके, चलिए अब देखिए, इस आयोग से संबंधित कुछ सुझाव हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, आगे भी पूछे गए हैं, अभी आपको दिखाएंगे, देखिएगा। सैडलर कमीशन, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया है। सैडलर कमीशन का ये विचार था कि उच्च शिक्षा की प्रगति, जो हमारी हायर एजुकेशन है, उसमें प्रोग्रेस हो, उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए उसके पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना पहली आवश्यकता है। भाई, अगर ऊपर लेवल की एजुकेशन को सुधारना चाह रहे हो तो नीचे लेवल की एजुकेशन को पहले सुधारना होगा, क्योंकि बेस तो वही है, आधार वही है। जब आधार मजबूत, नींव मजबूत होगी तो आगे बिल्डिंग अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि माध्यमिक शिक्षा को सुधार करने की पहली आवश्यकता है, उसके बाद ही हमारी उच्च शिक्षा अच्छी हो पाएगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा का स्तर उठाए बिना उच्च शिक्षा में प्रोग्रेस करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आयोग ने कुछ सुझाव दिए थे। ये जो सुझाव यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4, ये 4 सुझाव हर साल पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। पहला सुझाव, विश्वविद्यालय में प्रवेश केवल इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ही मिले, न कि मैट्रिक के बाद, हाई स्कूल के बाद नहीं, इंटरमीडिएट के बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश मिले, जैसा कि आजकल मिलता है। जब तक आप इंटर नहीं कर लेंगे तब तक आप जो है महाविद्यालय में नहीं जा सकते। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। यह सुझाव किस आयोग ने दिया था? यह सुझाव सैडलर आयोग ने दिया था। यह सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। चाहे सैडलर आयोग का हो, चाहे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का हो, बहुत क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। इंटरमीडिएट और विश्वविद्यालय कक्षाओं का संचालन अलग अलग होना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया? सैडलर आयोग ने दिया। स्नातक पाठ्यक्रम, डिग्री कोर्स 3 वर्ष का होना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहता है 1916 में बंगाल के शिक्षा संचालक कौन थे?
सर आशुतोष मुखर्जी, सर परितोष मुखर्जी, सव्यसाची भट्टाचार्य, रॉबर्ट मूर। तो 1916 में बंगाल के शिक्षा संचालक थे सर आशुतोष मुखर्जी। कौन थे? सर आशुतोष मुखर्जी। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है प्यारे दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। 9628182649 यहाँ पे व्हाट्सअप करिएगा। नोट्स हमारे पेड होते हैं। पेड का मतलब आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिसमें आपको हम सब्जेक्टिव कंटेंट देते हैं, बिल्कुल बेस्ट मटेरियल। उसके बाद हम आपको शॉर्ट नोट्स दे देते हैं, यानी कि वन लाइनर, एक एक लाइन में चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। उसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दे देते हैं, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वह एमसीक्यूज होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें, ठीक है, जैसे सेकंड सेमेस्टर में आए थे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन आपको दे देते हैं। 2021 से 2025 तक का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, ताकि उससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि बेस्ट मटेरियल। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में जो इजी नोट्स आता है ना, वो पीडीएफ भी हम आपको दे देते हैं, ताकि आपको बाहर पैसा खर्च ना करना पड़े। इसलिए फटाफट जो नंबर हमारा दिया जा रहा है, ये देखिए नीचे 9628182649, फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और फीस वगैरह जान करके अपने नोट्स ले लीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। समय बहुत कम बचा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, उसी की बात हो रही है, सैडलर आयोग की, ठीक है। चलिए, कहता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों के संदर्भ में क्या सत्य है? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसके बारे में क्या सही है? विश्वविद्यालयों को प्रत्येक क्षेत्र में स्वायत्तता दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी विश्वविद्यालयों को दी जानी चाहिए, कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो भी, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होगी विश्वविद्यालय पर। विश्वविद्यालय प्रशासन संबंधी नियम सरल बनाए जाने चाहिए। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का पद बिना वेतन का होना चाहिए, मतलब फ्री सेवा करो नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, विश्वविद्यालयों को प्रत्येक क्षेत्र में स्वायत्तता दी जानी चाहिए। आयोग ने ये तो कहा था कि विश्वविद्यालय को स्वायत्तता दी जानी चाहिए, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में दी जानी चाहिए ऐसा नहीं कहा था। कहाँ लिखा है सर? ये लिखा सर, देखिए यहाँ पे लिखा है विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की जाए और सरकारी नियंत्रण कम और लचीला हो। तो इन्होंने ये तो कहा था कि स्वायत्तता प्रदान की जाए, लेकिन ये नहीं कहा था कि प्रत्येक क्षेत्र में। इसलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला कट जाएगा। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा कट जाएगा। माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी विश्वविद्यालयों को दी जानी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा था इन्होंने कि माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी इनको दे दो। यहाँ पे लिखा है, कह रहा है विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दो। ऐसा नहीं कहा था कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विश्वविद्यालय पर डाल दो, नहीं, ये कह रहे हैं विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे कट जाएगा भाई, दूसरा ऑप्शन भी कट गया। तीसरा कह रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन संबंधी नियम सरल बनाए जाने चाहिए। ये तो बात कही थी आयोग ने, ठीक है। कहाँ कही थी सर? कहाँ लिखा है? ये लिखा, कहा था कि, कहाँ गया पॉइंट हमारा? हाँ, नियम सरल होने चाहिए। देखिएगा, ये लिखा, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियम सरल और स्पष्ट होने चाहिए। ये बात आयोग ने कही थी, इसलिए ऑप्शन जो हमारा तीसरा है वह राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपतियों का पद बिना वेतन का होना चाहिए, नहीं, ये बात तो नहीं कही थी। ये भी लिखा है, कह रहा है कि कुलपतियों का पद जो है वो वैतनिक होना चाहिए, मतलब पैसा दो, उनको वेतन देना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। बाकी 2025 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से भी पूछा गया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था, किस आयोग ने एकेडमिक काउंसिल की बात की है? किस एकेडमिक काउंसिल का सुझाव किसने दिया? सैडलर आयोग ने दिया। किस आयोग ने कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाए, ये सुझाव किसने दिया? कार्यकारिणी परिषद के गठन का सुझाव किसने दिया? तो हमारे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था, ठीक है। यहां से क्वेश्चन अभी नीचे मिलेगा हमको। अगला प्रश्न देखिए, भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? मैं कह रहा था, देखो पीछे क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग ने दिया, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने दिया, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया, या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने? बताओ, अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा है, भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव किसने दिया? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया। ये क्वेश्चंस मैंने बनाए नहीं है, ये सारे 2025 का पीवाईक्यू उठा लेना, सब उसमें मिलेंगे, वही हम करवा रहे हैं आपको। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने ये सुझाव दिया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे, देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, ये है सैडलर आयोग ने ये सुझाव दिया था। ओके, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन हेतु कार्यकारिणी परिषद के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ये हमारा किसने दिया था? सैडलर आयोग ने दिया था। चाहे सैडलर आयोग कह दो, चाहे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कह दो। कार्यकारिणी परिषद, अभी देखो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, ये देखिएगा, विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर कोर्ट और सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाए, ऐसा सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। ऑप्शन हमारा जो है वो इसमें कौन सा राइट हो गया? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग वाला। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमारा सैडलर आयोग यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन फिर हमारा आ गया भैया, कितने ही क्वेश्चंस पूछोगे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग से, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्वविद्यालयों में विद्युत परिषद यानी कि एकेडमिक काउंसिल्स के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया। किसका? एकेडमिक काउंसिल्स के गठन का सुझाव। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखिए ये लिखा, एकेडमिक काउंसिल्स क्या हो? विश्वविद्यालय में एक शैक्षिक परिषद होना चाहिए, एकेडमिक काउंसिल होना चाहिए, ऐसा सुझाव भी किसने दिया? सैडलर आयोग ने दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा क्वेश्चन। कहता है 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वर्धा में, पुणे में, चेन्नई में या फिर नागपुर में? कहाँ हुआ था भाई बताओ? तो मैं आपको बता दूं, ये सम्मेलन आपका 22 और 23 अक्टूबर 22-23 अक्टूबर 1937 को महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस ऐतिहासिक सम्मेलन की अध्यक्षता स्वयं हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, ये जो सम्मेलन हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य गांधी जी द्वारा प्रस्तावित जो नई शिक्षा योजना थी उस पर चर्चा करना था, जिसे वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का सभापति कौन था? इसके अभी हमने पीछे पढ़ा कि इसके सभापति खुद गांधी जी थे। कौन? स्वयं गांधी जी इसके सभापति थे। ओके, आगे बढ़िए। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन के प्रस्तावों के संदर्भ में क्या गलत है भाई बताओ? 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये बात तो गलत नहीं है। शिक्षा मातृभाषा एवं अंग्रेजी भाषा दोनों माध्यमों से दी जा सकती है, नहीं, ये बात गांधी जी ने नहीं कही। गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि शिक्षा केवल मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में पूरी तरह से नकार दिया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये बच्चों पर बोझ डालती। उन्होंने कहा कि इस अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपाहिज बना दिया है, ऐसा गांधी जी ने कहा था उसको, अंग्रेजी शिक्षा को। शिक्षा हस्तकौशल के साथ दी जाए, बिल्कुल सही बात। शिक्षकों के वेतन का भुगतान स्कूलों के उत्पादन से हो, ये भी बात उन्होंने कही थी, लेकिन अंग्रेजी भाषा को इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। गलत है इसीलिए सही हो जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, और हाँ मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट की क्लासेस हमारी कंटिन्यू है। जो हमारा जो दूसरा चैनल है लर्न विद एसपी सर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, उसको जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कांग्रेस और ये जो हमारी वीडियोस हैं 4th सेमेस्टर की क्लासेस है, ये अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, उनको पता लगे कि बीएड 4th सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बुनियादी तालीम स्वीकार की गई थी? तो आपको बता दूं कि हरिपुरा। कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा। महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम, जिसे वर्धा योजना या नई तालीम भी कहा जाता है, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था, आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट हो गया। और अब देखिए लास्ट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नोट्स के लिए आप देरी ना करें, चारों पेपर का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। व्हाट्सएप पे आप डाउनलोड करके कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। ये नंबर दिया गया है 9628182649, यहाँ व्हाट्सएप करेंगे आप। ठीक है, और बताएंगे कि सर हमारा बीएड 4th सेमेस्टर है, कानपुर यूनिवर्सिटी, हमको नोट्स चाहिए, तो कंप्लीट प्रोसेस आपको भेज दिया जाएगा। टेट सीटेट के लिए हमारा दूसरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गांधी जी की बुनियादी तालीम का उद्देश्य नहीं है? सर्वोदय समाज की स्थापना, ये तो है भाई।
सर्वोदय समाज, गांधी जी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां सबका कल्याण हो, सबका उदय हो, सबका भला हो। बुनियादी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य इसी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था। चारित्रिक नैतिक विकास की बात करते हैं गांधी जी। वे एजुकेशन को केवल ये नहीं मानते कि सिर्फ बालक शिक्षित हो जाए। उनके लिए शिक्षा का अर्थ है कि बालक का शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्तम विकास होना चाहिए। बालक के अंदर जो भी क्वालिटीज है वो सब बाहर निकल करके आनी चाहिए और बच्चे का चरित्र मजबूत होना चाहिए, बालक चरित्रवान होना चाहिए। और आध्यात्मिक विकास पर उन्होंने जोर दिया। गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान करना भी था ताकि वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल सके। शासन से सहकार ये तालीम का उद्देश्य नहीं था। शासन से सहकार मतलब सरकार के साथ मिलकर काम करना या सरकार की मदद करना, यह बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। गांधी जी की शिक्षा नीति सेल्फ रिलायंसेस पर बेस्ड थी। ये जो गांधी जी की नीति थी वो स्वावलंबन पर आधारित थी। वे चाहते थे कि शिक्षा आत्मनिर्भर हो, बालक आत्मनिर्भर बने ताकि वो ब्रिटिश शासन या किसी भी बाहरी सत्ता पर निर्भर ना रहे। वे तत्कालीन औपनिवेशिक शासन के साथ सहयोग के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। देरी ना करें नोट्स के लिए, फटाफट नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए।